हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सुनेंगे आपके क्षितिज भाग 2 के 14वां अध्याय एक कहानी यह भी की सरल व्याख्या। मैं संक्षिप्त में और सरल रूप से आपके सामने इसकी समरी पेश करूंगी। एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है और ये कहानी उनकी अपनी ही कहानी है। हालांकि ये उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ही जीवन से इस कहानी को लिया है। मनु भंडारी बताती हैं कि वे मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में जन्मी हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो अजमेर, राजस्थान के अजमेर शहर से हैं। अजमेर में उन्हें याद आता है कि उनका 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपर की मंजिल में उनके पिताजी रहते थे और उनके पिताजी बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से रहते थे, बिल्कुल भी घर को अरेंज करके नहीं रखते थे। उनका घर बहुत मैसी रहता था। जो जिस फ्लोर पे वो रहते थे, किताब कॉपियां अखबार वगैरह इधर उधर बिखरी हुई रहती थी और कुछ बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे, वो उन बच्चों को पढ़ाते हुए वहां रहते थे। और नीचे की मंजिल में 2 मंजिला मकान था, तो नीचे की मंजिल में मनु भंडारी अपने भाई बहनों के साथ रहती थी और इनके साथ रहती थी इनकी एक माँ, जिस माँ के बारे में इन्होंने बताया है कि वो व्यक्तित्व विहीन थी, यानी कि माँ की अपनी कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी, उनकी अपनी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं थी। वो सिर्फ बच्चों की या तो माँ थी या फिर इनके पिता की पत्नी थी। आगे उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि मैं माँ से कभी भी प्रभावित नहीं रही, क्योंकि माँ कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी। सुबह से शाम तक इनकी माँ जो थी पिताजी की आज्ञा का पालन करती थी या फिर अपने बच्चों के लिए खाना पकाना, उनकी जो भी इच्छा है, जो भी वो मांग रहे हैं, जो भी वो मांग कर रहे हैं बच्चे, उनको पूरा करना, यही इनकी माँ का काम था। अजमेर से पहले इनके पिताजी इंदौर में रहा करते थे। मध्य प्रदेश में है इंदौर शहर। इंदौर में रहा करते थे, जहां इनके पिताजी की बहुत प्रतिष्ठा थी, मतलब लोग इनको बहुत जानते थे, इनका नाम था, सम्मान था। अब ये कांग्रेस पार्टी में भी थे और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ ये समाज सुधार का काम भी करते थे। वे सिर्फ शिक्षा के लिए उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उस जमाने में भी 8 से 10 बच्चे इनके घर में रह करके पढ़ाया करते थे और उन्हीं बच्चों में से कई तो बाद में बहुत ऊंचे पदों में भी आ गए। हाँ, ये बात मनु भंडारी बता रही है जब इनके खुशहाली के दिन थे, यानी इनके पिताजी की अच्छी इनकम थी, बहुत अच्छा वो कमा रहे थे, तो उन दिनों वो बहुत दरिया दिल रहते थे, यानी कि उदार हृदय वाले, दूसरों के ऊपर खर्च करने वाले, बहुत ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील मतलब दूसरों के दर्द को समझने वाले व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही साथ वो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था और उनके अंदर ईगो भी था, अहम भी था उनके अंदर, अपने ऊपर घमंड भी बहुत करते थे। पर यह सब तो लेखिका कहती है कि मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं अपने पिता को ऐसा करते हुए कि कब वो कोमल स्वभाव के थे या संवेदनशील थे। मैंने तो उनको तब देखा जब कि मेरे पिताजी को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग गया था, यानी कि उनको फाइनेंशियल बहुत लॉस हो गया था और इस कारण से उन्होंने इंदौर को भी छोड़ दिया, वो अजमेर आ गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि शायद इनके पिताजी ने कोई व्यवसाय खोला था अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिल करके और उस रिश्तेदार ने इनके साथ विश्वासघात किया और इनके व्यवसाय को झटका लगा, बहुत ही लॉस में गया इनका बिजनेस, तो इनको पैसों की बहुत तंगी हो गई थी उस समय। फिर इनके पिताजी ने अंग्रेजी और हिंदी का एक शब्दकोश, यानी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी जो होती है, वो लिखना शुरू कर दिया। ये इनके पिताजी का पहला प्रयास था, आज तक ऐसी कोई डिक्शनरी बनी नहीं थी। लेकिन जब ये डिक्शनरी बनकर तैयार हुई तो इनको नाम तो बहुत मिला कि इन्होंने ये डिक्शनरी बनाई है, लिखी है पूरी की पूरी, लेकिन इनको उस डिक्शनरी से कोई भी पैसा नहीं मिला। तो इनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही बिगड़ चुकी थी, फाइनेंशियल हालत तो इनकी बहुत ही पुअर हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी की जो अच्छी चीजें होती है ना, वो भी बुराई में बदलती चली आती हैं। उसको गुस्सा जल्दी आता है, दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, तो इस तरह की चीजें उसके पिताजी के अंदर भी आने लगी। अपनी स्थिति के बारे में कि मैं गरीब हो गया हूं, मेरा पैसा नहीं है या मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूं, ये बात वो किसी दूसरे को बताते नहीं थे, क्योंकि अपना सम्मान नीचे ना करने का एक जो कोशिश थी उनकी कि भाई किसी के सामने मैं इस तरह की बातें करूंगा तो मेरा आदर कम होगा, इसलिए वो ये बातें किसी को बताते भी नहीं थे। आगे मनु भंडारी कहती हैं कि कम से कम उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें तो नहीं बताया था, यानी अपने बच्चों को तो नहीं बताया था। उनकी जो नवाबी आदतें थी, शाही तरीके से वो पहले रहते थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं, मतलब अपने आप को बहुत समाज में इंपॉर्टेंट दिखाने की जो इच्छा थी, हमेशा वो ऊंचाई पर रहे थे। पैसा अच्छा था उनके पास, ज्ञान भी था, बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी थे, तो इस तरह की जो बातें थी
ये खत्म हो गई थी अब, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास, तो ना पैसा होने की वजह से ये सब चीजें वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण उनकी जो सारी अच्छाइयां थी वो उनके क्रोध में बदल गई, और वो हमेशा गुस्सा किस पर करते थे? अपनी पत्नी पर करते थे, और इनकी माँ हमेशा डरती कांपती रहती थी। इनके पिताजी को बहुत गहरी चोट लगी थी, किसी अपने ने इनके साथ विश्वासघात किया था। इसलिए आज इनके पिताजी, मनु भंडारी कहती हैं कि मेरे पिताजी अब किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते हैं। इस घटना ने उन्हें इतना शक्की बना दिया था कि वो हम लोगों पर भी विश्वास नहीं करते थे, हम पर भी शक करते थे। वो कहती हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ अपने पिताजी की सारी कहानी कि वो पहले ऐसे थे, बाद में ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसे हो गए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपने पिता की कोई बड़ाई करना चाहती हूँ या प्रशंसा तारीफ करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ अपने पिताजी के पुराने दिनों को याद करके मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि क्या उनके जो व्यक्तित्व में जो बातें थी वो मेरे व्यक्तित्व में भी आई हैं। फिर लेखिका क्या कह रही है कि हाँ आई हैं, जाने अनजाने ही उनका जो व्यवहार था वो मुझ में अपने आप ही आ गया। वो कहते हैं कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनकी स्वभाव की कुछ बातें हमारे स्वभाव में ऑटोमेटिकली आती हैं, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। लेखिका बता रही है कि जैसे मेरे अंदर भी आ गई उनकी बातें कि लेखिका काली है और बचपन में दुबली और पतली और मरियल भी है, लेकिन इसके पिताजी को तो गोरा रंग बहुत पसंद है। तो जो लेखिका की बड़ी बहन है, 2 साल बड़ी है लेखिका से, उसका नाम है सुशीला। बहुत ही हंसमुख लड़की है, वो स्वस्थ है, खूब गोरी चिट्टी है। तो उस पिताजी उसकी प्रशंसा हमेशा किया करते थे। तो इस तरह से लेखिका के अंदर एक हीन भावना आ गई, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया उसके अंदर कि भाई मैं सुंदर नहीं हूं, मैं गोरी नहीं हूं, मेरी बहन बहुत सुंदर है। तो इस तरह से वो हीन भावना से ग्रस्त हो गई। तो आज कहती है लेखिका कि आज तो मेरे पास नाम है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि बहुत बड़ी लेखिका बन चुकी है मनु भंडारी। तो मुझे बहुत सम्मान भी मिलता है, लेकिन जब मुझे कोई सम्मान मिलता है, मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ और मुझे कोई प्राइज मिलने वाला होता है, तो उस समय अगर कोई मेरा परिचय देता है कि इनसे मिलिए, ये हैं मशहूर लेखिका मनु भंडारी, इन्होंने ये किया है, इतनी पुस्तकें लिखी, इतने उपन्यास लिखे हैं, इनको ये सम्मान मिल चुका है। तो इस तरह की बातें जब कोई करता है, मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र कोई करता है, मतलब जो मैंने लिखने में कोई भी अचीवमेंट्स मुझे मिले हैं, मैंने प्राप्त किए हैं, उनकी बात जब कोई करता है मेरा इंट्रोडक्शन देते वक्त, तो मुझे बहुत शर्म सी आ जाती है। तो लेखिका कहती है कि ये शायद इसीलिए है कि बचपन में मैं हीन भावना से ग्रस्त थी, इसलिए मैं आज अपनी अचीवमेंट्स पर भी विश्वास नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, ये शायद तुक्का लग गया, शायद अचानक से ऐसा हो गया। तो ये पिताजी का शक्की स्वभाव मेरे अंदर आया है, जिसके कारण मैं अपनी सफलता पर भी शक करने लग गई हूँ। आगे मनु भंडारी जी कहती हैं कि होश जब से मैंने संभाला तब से मैं अपने पिताजी से हमेशा टक्कर ही लेती रही, मतलब मेरी अपने पिताजी के साथ पटी नहीं कभी भी, हमेशा हमारे विचार जो थे वो अलग अलग थे। फिर भी उनका जो स्वभाव है वो मेरे अंदर अपने आप आ गया है। कहीं कहीं मुझे उनकी जैसी कुंठा होती है, कहीं मैं प्रतिक्रिया उनकी जैसी देती हूँ, मैं कहीं ना कहीं उन्हीं का रूप बन के रह गई हूँ। चाहे हम समय के साथ किसी दूसरी दिशा में ही चले जाएं, कहीं बहुत दूरी चले जाएं, लेकिन हमारा रूप चाहे बदल जाए, लेकिन हम पूरी तरह से अपने पूर्वजों के रूप से मुक्त नहीं हो सकते। अब मनु भंडारी अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि पिता के ठीक विपरीत हमारी बेपढ़ी लिखी माँ थी। हमारी माँ में जमीन में, धरती में जितना धैर्य होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा सहन शक्ति थी, उससे भी कहीं ज्यादा धैर्य था। पिताजी की हर जाति को वो अपना भाग्य समझती थी। पिताजी उनके ऊपर खूब अत्याचार करते थे, लेकिन वो हर अत्याचार को, हर जाति को उनकी अपना भाग्य समझ लेती थी। और हम बच्चे जो भी उचित या अनुचित कैसी भी फरमाइश उनसे करते थे, तो वो हमारी जिद को अपना फर्ज समझ करके पूरा किया करते थे। कभी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा, हमेशा फर्ज समझकर घर परिवार की सारी जरूरतें वो पूरी करती रही। लेकिन हम भाई बहनों का सारा लगाव अपनी माँ के साथ था। लगाव इसलिए क्योंकि हम अपनी माँ से सहानुभूति रखते थे, हमें उनके लिए दुख होता था कि पिताजी इन पे इतना अत्याचार कर रहे हैं और ये चुपचाप सहती है। मेरी माँ बहुत ही असहाय थी, मतलब अपना सहारा खुद नहीं बन सकती थी, वो मजबूर थी।
इसलिए माँ मेरे लिए कभी भी इंस्पिरेशन नहीं रही, कभी मेरा आदर्श बनकर वो नहीं रही, मेरे लिए आइडियल नहीं थी वो। उनका जो त्याग था या उनकी जो सहिष्णुता का मतलब है किसी चीज पर रिएक्ट ना करना, कोई प्रतिक्रिया ना देना, तो ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मनु भंडारी 5 भाई बहन थे और मनु भंडारी उनमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी तब हो गई थी जब मनु भंडारी सिर्फ 7 साल की थी। सुशीला जो कि लेखिका से 2 साल बड़ी थी। सुशीला और लेखिका बचपन में सारे खेल खेला करते थे जो आप लोगों ने भी खेले होंगे, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये सब गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाना, तो इस प्रकार के सारे खेल मनु भंडारी खेले हैं। खेलने के लिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ भी खेला। भाइयों के साथ वो गिल्ली डंडा खेला करती थी, पतंग उड़ाया करती थी, कांच पीसकर मांझा बनाया करती थी। लेकिन क्या होता था कि भाई जो है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, खेलते खेलते बाहर भी जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन था उस समय पे कि वो घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर था कि उस जमाने में जो घर की 4 दीवारी होती थी ना, वो घर नहीं होता था बल्कि पूरा मोहल्ला होता था, और मोहल्ले में किसी भी घर में चले जाओ कोई पाबंदी नहीं होती थी। कुछ घर तो ऐसे होते थे जो अपना ही परिवार माने जाते थे। आज लेखिका कहते हैं कि मुझे ये जो आधुनिक माहौल फैल गया है ना हमारे समाज में, महानगरों में, पड़ोस कल्चर, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले का पड़ोस इतना अच्छा होता था। आजकल तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम सब अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और हम लोग बहुत संकुचित हो गए हैं, मतलब सिकुड़ गए हैं, अपने आप में ही मस्त रहने लग गए हैं। तो जो जब लेखिका ने मनु भंडारी ने जब कहानियां लिखनी शुरू की थी तो उनकी कहानियों के अधिकतर पात्र उनके मोहल्ले के थे, मतलब जितने भी कैरेक्टर कहानियों में होते थे वो उनके मोहल्ले के हुआ करते थे, और जहां पर उन्होंने अपना बचपन बिताया वहीं से वो किसी कैरेक्टर को पकड़ लेती थी और कहानी बना देती थी। मनु भंडारी कहती है, मुझे इतना तो याद था कि बचपन मैंने जिनके बीच में बिताया है मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ, लेकिन जैसे मैं कहानियां लिखती गई ना तब मुझे पता चला कि मैं उनके बारे में इतनी गहराई से जानती हूँ, जो आजकल के समय में बहुत मुश्किल है किसी के बारे में इतना कुछ जानना, क्योंकि आजकल कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, सब अपने घरों में मस्त रहते हैं। इस प्रकार लेखिका ने अपने बहुत से उपन्यासों और कहानियों का वर्णन किया कि किन किन कहानियों में मैंने अपने पड़ोसियों को लिया है, और बड़े ही आराम से मैं उनकी सारी बातें याद करके उनको मैं अपनी कहानी में लिखती रही हूँ। आगे फिर वो बताती हैं कि हमारे परिवार में लड़की की जो शादी के लिए अनिवार्य योग्यता थी, मतलब जो क्वालिफिकेशन हुआ करती थी लड़की की शादी के लिए, वो थी उसकी उम्र 16 साल की हो जाए और उसने मैट्रिक यानी कि 10th क्लास पास कर लिया हो तो लड़की की शादी कर दिया करते थे। तो 1944 में 1944 में सुशीला जो कि मनु भंडारी से 2 साल बड़ी थी, उसको भी ये योग्यता मिल गई थी, वो भी मैट्रिक पास हो गई थी और 16 साल की हो गई थी, तो उसकी भी शादी कर दी गई और वो कोलकाता चली गई शादी करके। मनु भंडारी के 2 बड़े भाई थे, एक बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, फिर 2 भाई थे, वो दोनों भाई पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए और बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई। तो इस तरह से 4 बच्चे उनके घर से बाहर चले गए। अब बची सिर्फ मनु भंडारी घर के अंदर अकेली। तो अब क्या हुआ कि जो उसके पिताजी मनु भंडारी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो दुबली पतली और काली सांवली थी, लेकिन अब क्योंकि घर में एक ही बच्चा रह गया तो उसके पिताजी का सारा ध्यान मनु भंडारी पर ही आकर रुक गया। 14 साल की मनु भंडारी रही होगी उस समय। तो उस समय क्या था कि लड़कियों को खाना पीना, पकाना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब कुछ सिखाया जाता था ताकि इनकी शादी अच्छे घरों में हो सके। लेकिन मनु भंडारी कहती है कि उस समय जब मेरी उम्र 14 साल की थी और मेरे साथ की सब लड़कियां ये घर का काम सीख रही थी, मेरे पिताजी ने कह दिया था कि मुझे रसोई घर में न जाने दिया जाए, मैं रसोई घर से दूर रहूं। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। भटियार मतलब जहां पर भट्टी जल रही है, भट्टी जलाने वाला कमरा। तो उनका मतलब ये था कि जहां पर भट्टी जलती है ना रसोई घर, वहां पर अगर कोई लड़की चली जाएगी तो उसकी सारी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसकी प्रतिभा, जो कुछ भी उसके अंदर योग्यताएं हैं, वो सब कुछ भट्टी में चली जाएंगी और वो जल जाएंगी। मतलब वो लड़की फिर कुछ नहीं कर सकती है अगर वो किचन में चली गई तो। उस समय क्या था कि हिंदुस्तान के आजाद होने का समय था, वो 1946 के आसपास की कहानी लिख रही हैं इस समय मनु भंडारी। तो वो कहते हैं कि हम, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे ही, तो उनके घर में रोज पार्टियों के जमावड़े होते थे, यानी कि मीटिंग्स हुआ करती थी और मीटिंग में खूब बहस भी हुआ करती थी। तो घर में जब मीटिंग हुआ करती थी तो मनु भंडारी जो लोग आए होते थे उनको चाय पानी नाश्ता देने के लिए जाती थी, तो पिताजी उससे कहते थे कि तू यहीं बैठ,
या यहाँ पर बैठ और सुन कि क्या हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मनु भंडारी को वहां बैठा लेते थे और वहां पर कई राजनीतिक पार्टियों की नीतियों के ऊपर बहस होती थी। मनु भंडारी थोड़ा बहुत समझ में आता था जब देशभक्तों की शहीद होने की कोई खबर आती थी वो सुनती थी, या क्रांतिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं ये सब सुनती थी। तो ये सुनने में मनु भंडारी को अच्छा लगता। तो इस तरह से मनु भंडारी उस समय कक्षा 10 में पढ़ती थी और उन बहसों को सुनती थी जो उनके समझ में ज्यादा आती नहीं थी। और इसी तरह से वो किताबें भी, हिंदी की किताबें भी पढ़ा करती थी। हिंदी साहित्य में उसे रुचि हो रही थी, वो हिंदी की किताबें पढ़ती थी। लेकिन मनु भंडारी को ये पता नहीं था कि किस तरह से लेखक को चुन करके पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है ये सोच करके पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी बुक उठा ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। 1945 में, हम 1947 में भारत आजाद हुआ है, तो 1945 में मनु भंडारी ने 10वीं पास कर ली थी और वो फर्स्ट ईयर में आ गई थी। 11th को उस समय फर्स्ट ईयर कहा करते थे। तो फर्स्ट ईयर में उनकी एक हिंदी की प्रोफेसर थी शीला अग्रवाल, तो वहां पर इनके स्कूल में इनको शीला अग्रवाल मिली। और अभी हम लोग 11th-12th स्कूल्स में करते हैं, तो उस जमाने में उसे इंटर कॉलेज कहा जाता था। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वहीं होता था, मतलब 11 और 12th उसी कॉलेज में हुआ करती थी। तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां से इन्होंने बचपन से पढ़ा है, अभी 1 साल पहले ही वो 12th तक का हो गया था, कॉलेज बन गया था। और वहीं पर ये जो मनु भंडारी की प्रोफेसर हैं शीला अग्रवाल, ये वहीं पर आई थी, अपॉइंटमेंट इनका उसी साल हुआ था वहां पर। तो उन्होंने इनको कहा कि सिर्फ पढ़ना है इसलिए मत पढ़ो, चुनाव करके पढ़ो कि मुझे क्या पढ़ना है। खुद उन्होंने कुछ किताबें इनको सेलेक्ट करके दी कि तुम ये पढ़ो। तो इस तरह से लेखिका का संबंध जुड़ा साहित्य की दुनिया से। इन्होंने किस किस को पढ़ा है, यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं जिन्हें मनु भंडारी ने पढ़ा है। और ये आपकी किताब में एक प्रश्न भी है कि उन्होंने किस किस लेखक को पढ़ा है, उसकी एक सूची बनाइए। तो शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अगे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इन सबको मनु भंडारी ने पढ़ा जब उनकी प्रोफेसर ने उन्हें बताया। तो और इस तरह से इनका फिर ज्ञान आगे बढ़ता ही चला गया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे वाक्यों वाली शैली से ये बहुत आकर्षित हुई और इन्होंने जैनेन्द्र की बहुत सारी कहानियां पढ़ी। इन्हें जो उपन्यास उस समय इन्होंने पढ़े और इनको बहुत अच्छा लगे, उनका नाम इन्होंने यहाँ दे रखा, सुनीता, इनको बहुत अच्छा लगा। और आगे जी ने लिखा था शेखर एक जीवनी, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि उस समय बहुत छोटी थी तो इतना ज्यादा वो समझ में तो नहीं आया इनको। कुछ सालों के बाद इन्होंने नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसे पढ़ करके इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने शेखर की जो कहानियां, जो उपन्यास ये पहले पढ़ चुकी थी, उनको दोबारा से इन्होंने पढ़ा और इन्हें समझ में आया कि वो वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू वर्मा का चित्रलेखा और ये सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद इनको पढ़ने के बाद छोड़ा नहीं, बल्कि शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस करते हुए जितना उस उम्र में मैं समझ सकती थी उतना मैंने उसको समझा। अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग किसी चीज को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम उसे गुनते नहीं है ना तो वो याद नहीं होता। गुनना क्या हुआ, किसी के साथ उसके ऊपर डिबेट करना, किसी के साथ उस बुक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर किसी के साथ बहस करना, यानी किसी के साथ तर्क वितर्क करना, यानी किसी के सामने अपने विचार देना कि भाई इसमें ऐसा था, मुझे ये सही लगा, मुझे ये सही नहीं लगा। इस तरह की बातें जब हम किसी दूसरे के साथ बैठ करके उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को या फिर उस उपन्यास किताब को हम डिस्कस करते हैं ना, तब हमें ज्यादा समझ में आता है। तो यही काम मनु भंडारी ने किया कि अपनी प्रोफेसर के साथ बैठ करके वो बुक्स को डिस्कस करने लगी। तो इस तरह से उन्हें साहित्य ज्यादा समझ में आया। शीला अग्रवाल ने सिर्फ उनका साहित्य का दायरा नहीं बढ़ाया, उनको ये नहीं बताया कि क्या कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी है, फिर उसके ऊपर डिबेट्स करना, डिस्कशन करना उन किताबों के ऊपर। ये तो उन्होंने क्या ही किया, ये तो उनका प्रोफेशन था क्योंकि वो एक प्रोफेसर थी। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने क्या किया कि उसको, मनु भंडारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। अब मनु भंडारी के घर में चारदीवारी के अंदर रहने का ही आदेश था। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि लड़कियां बाहर बाजार में घूमती फिरे, तो उनके पिताजी ने जो उनको अपने घर में बैठ करके मीटिंगें अटेंड करने के लिए अनुमति दी थी कि जब हमारे यहाँ पार्टियों की मीटिंग होती है तो तुम बैठा करो और जाना सुना करो, उस अनुमति को शीला अग्रवाल ने और बड़ा कर दिया। शीला अग्रवाल ने घर से खींच करके बाहर लेकर के आई और इन्हें बताया कि तुम्हें देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है।
तो 1946-47 के दिन थे और ऐसा चल रहा था उन दिनों की खूब हड़ताल हो रही, जुलूस हो रहे, भाषण हो रहे और पूरा शहर ही बदल गया था। पूरे शहर में इतना जोश खरोश देखने को मिलता था। हर युवा जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे थे वो ऐसे हो गए थे कि बस हमें तो इस आंदोलन में कूदना ही है और अपने देश के लिए कुछ करना ही है। और साथ में जो शीला अग्रवाल थी वो बड़ी जोश भरी बातें करती थी। 14, 15, 16 साल के बच्चे थे ये, 10वीं पास करके अभी भी आए थे, तो ये वैसे ही जोश में रहते हैं, इनका खून वैसे ही गर्म होता है। तो शीला अग्रवाल की बातें सुन सुन के इन लोगों को भी लगा, यानी मनु भंडारी और उसके साथ के साथियों को भी लगा कि हमें भी कुछ कार्य ऐसा करना चाहिए। तो लेकिन पिताजी तो घर से बाहर निकलने की आजादी दे नहीं रहे थे। लेकिन लेखिका कहती है कि मुझे उनकी जो बंधन था उसमें रहना नहीं था, तो हाथ उठा उठा के नारे भी लगाने लग गई मैं, हड़तालें भी करवाने लग गई और लड़कों के साथ शहर की सड़कों में भी मैं घूमने लग गई। लेखिका के पिताजी को ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि उनकी बेटी लड़कों के साथ घूम रही है, हड़ताल करवा रही है, नारेबाजी कर रही है। मनु भंडारी ने उनके सारी सीमाएं तोड़ दी, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन थी कि बेनी घर से बाहर नहीं जाना, लड़कों के साथ नहीं घूमना, ये सब बातें, ये सब कुछ मनु भंडारी ने तोड़ दी। और वो बोली कि मेरे पिताजी का गुस्सा इतना तेज था कि सब उनसे डरते थे, लेकिन मैंने उनसे टक्कर लेनी शुरू कर दी और तब से जो टक्कर लेनी शुरू की, ये टक्कर तब तक चलती रही उनसे जब तक कि मनु भंडारी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की। राजेंद्र नाम का लड़का था जो मनु भंडारी ने खुद पसंद किया था, उससे उसने शादी की। तब तक वो अपने पिताजी के विरोध में ही रही। लेखिका भंडारी के पिताजी को एक ये भी उम्मीद थी, आशा थी, ये भी उनका सोचना था कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे, उसे इतना विशेष बन जाना चाहिए कि उसे समाज में नाम मिले, उसका सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, मतलब सब उसको पहचाने। ऐसा काम हर इंसान को अपने जीवन में करना ही चाहिए। इसके चलते के एक दो बार लेखिका अपने पिताजी के गुस्से से बच भी गई थी। एक बार क्या हुआ था कि उनके कॉलेज से प्रिंसिपल का एक लेटर आ गया उनके पिताजी के पास और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कॉलेज में आकर मिलो और हमें बताओ कि हम ये कार्यवाही एक्शन उसके खिलाफ क्यों ना लें। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया ये पत्र देकर कि डिसिप्लिनरी इशू है मेरी बेटी का कॉलेज में, ये ऐसा कुछ कर रही है वहां पर कि कॉलेज का डिसिप्लिन इसने खराब कर रखा है, भाई इसने तो मेरी नाक कटा दी। तो पिताजी तो उस लेटर को देख के बहुत ही गुस्से में आ गए, भन्नाते हुए कॉलेज गए कि इस लड़के ने नाक कटा दिया, तो बहुत बेइज्जती होगी और कॉलेज प्रिंसिपल मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएगी। अब मनु भंडारी को भी पता था कि जब पिताजी कॉलेज से वापस आएंगे बहुत गुस्से में होंगे, तो आज तो मेरी खैर है नहीं। तो वो अपनी माँ को पहले बोल के चलेगी कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ अपनी सहेली के घर पे, मुझे मत बुलाना। जब तक पिताजी कॉलेज से मिल करके आ जाएंगे और वहां से आकर के बहुत देर हो जाएगी, उनको थोड़े शांत हो जाएंगे, तभी मुझे बुलाना। लेकिन जब इनकी माँ ने पड़ोस में आई उनको बुलाने के लिए, तो बोली कि चल चल घर चल, और तेरे पिताजी तो बहुत ही खुश है। तो मनु भंडारी का तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, भाई गए तो थे बड़े बातें सुनाते हुए कि मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी आज कॉलेज में, ऐसा वैसा, लेकिन आए बड़े खुश हैं। जब मनु भंडारी गई अपने पिताजी के सामने, तो इनके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और मुझे बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज अपनी बेटी को घर बैठा लो, और इन लोगों के कारण हमारा कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहाँ तो जाते समय मेरे पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। पिताजी घर आके बड़े ही गदगद स्वर में ये सब बातें सुना रहे हैं और लेखिका बड़ी हैरान है, उसको ना अपने कानों पर विश्वास हो रहा है ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा है। एक और घटना मनु भंडारी बताती हैं अपने बचपन की कि जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था, तो सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था। मतलब सभी कॉलेज स्कूल और दुकानों से कहा गया था कि आप दुकानें बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे हम। जो नहीं कर रहे थे, बच्चे लड़के क्या कर रहे थे, कॉलेज के लड़के वहां जाकर के ग्रुप में और उनसे शटर डाउन करवा दे रहे थे। अजमेर की एक मुख्य बाजार का चौराहा है, चौपड़ जिसका नाम है, तो वहां पर सारे कॉलेज के बच्चे वहां पर इकट्ठा हुए और वहां भाषणबाजी हो रही थी। तो हुआ क्या कि वहां जब भाषणबाजी चल रही थी, तो उस समय उनके पिताजी के एक बहुत ही दकियानुसी से मित्र थे, वो वहां देख के गए कि चौराहे पे भाषणबाजी हो रही है और मनु भंडारी इतने सारी भीड़ के बीच में खड़ी होकर के भाषण दे रही है वहां पर और नारेबाजी करवा रही है।
मित्र जो थे सीधे इनके घर गए और जाके इनके पिताजी को खरी खोटी सुना दी कि तुम्हारे दिमाग खराब है, आपने अपनी लड़कियों को जो आजादी दे रखी है, देखते भी हो उस आजादी का कितना गलत फायदा उठा रही है आपकी बेटी। उल्टे सीधे लड़कों के साथ चौराहे पे खड़ी होकर हुड़दंग मचा रही है। हमारे घर की लड़कियों को क्या ऐसा करना शोभा देता है? देखो भाई, हमारे घर में तो ऐसा चलता नहीं है। आपकी बेटी को तो कोई शर्म रह नहीं गई है, कोई मर्यादा इज्जत की कोई बात नहीं है, तो कम से कम आप तो इस बात का ख्याल रखो। अब वो तो मित्र इस तरह की बातें कह के आग लगाकर चले गए। अब पिताजी इसके सारा दिन गुस्से में भड़बड़ाते रह गए घर में कि यही बस देखना बाकी रह गया था कि लोग घर में आ रहे हैं और हमें सुना के खरी खोटी चले जा रहे हैं, हमारे घर में आके थू थू कर रहे हैं। अब ये मनु का बाहर निकलना बंद, आज से ये बाहर नहीं जाएगी। अब इस मनु को तो इस बात का पता था नहीं कि क्या चल रहा है घर में। जब मनु भंडारी रात को अपना सब ये निपटा करके घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके पिताजी के एक बहुत ही फास्ट फ्रेंड, अंतरंग और अभिन्न मित्र उनके घर पर बैठे हुए हैं। कौन है वो? प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल, जो उस शहर के बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे, वो घर पर बैठे थे इनके पिताजी के साथ। मन्नू को देख करके वो बड़े गर्म जोशी से खड़े हुए और बोले, अरे मन्नू आओ आओ, मैं तुम्हारा भाषण देख करके सीधा तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हारे पिताजी को बधाई देने के लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या भंडारी जी, आप भी घर में घुसे रहते हो, घर से बाहर भी तो निकला करो। यू हैव मिस समथिंग। और वो धुआंधार मेरी तारीफ करने लगे। पिताजी जो दिन भर से गुस्से में भरे बैठे थे, वो धीरे धीरे करके उनका गर्व में उनका चेहरा एकदम दमकने लग गया। जब माँ ने मनु भंडारी को सब बात बताई कि पिताजी कितने गुस्से में थे और आप देख कितने गर्व में घूम रहे हैं, तो मनु भंडारी ने बड़ी राहत की सांस ली। अब आज कहती हैं कि मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि उस समय क्या उम्र रही होगी। 14-15 साल की लड़की भाषण दे रही है। ये तो डॉक्टर साहब का प्यार था कि उन्होंने इतनी मेरी तारीफ की और मुझे उस दिन अपने पिताजी के गुस्से से बचा लिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में इतनी सारी भीड़ के बीच में एक लड़की जो बिना संकोच के, बिना झिझक के धुआंधार बोलते चली आ रही थी, शायद उसका वो भाषण तारीफ के काबिल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेखिका बताती हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो कई अंतर विरोधों के बीच में जी रहे थे। मतलब वो विशेष बनना भी चाहते थे कि सब जाने दुनिया वाले, कुछ सम्मान होना चाहिए, इंसान का नाम होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहते थे कि कोई भी आके उनको कोई बुरा भला ना कहे, उनके घर की बेइज्जती ना हो। लेकिन ये दो चीजें तो संभव नहीं हो सकती हैं। अगर किसी को विशेष बनना है तो उसे घर की चार दीवारी से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि सन 47 आ गया, 1947 आ गया। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने एक नोटिस थमा दिया, कॉलेज की लड़कियों को भड़काकर हमारे कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ रही है, इसलिए इसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और इसी कारण से जुलाई में क्या किया इन्होंने, 3rd ईयर की कॉलेज भी बंद कर दिया और 2-3 लड़कियों को, जिसमें मनु भंडारी भी थी, उनका कॉलेज में आना बंद करवा दिया कि बहुत हुड़दंग कर रहे हैं और लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इनको कॉलेज में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कॉलेज के अंदर आना तो इनका बैन हो गया था, कॉलेज के बाहर खड़े होकर के ही इन्होंने इतना हुड़दंग इन्होंने मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में इनके लिए कॉलेज खोलना ही पड़ा। मनु भंडारी को अपनी जीत की बहुत खुशी हुई कि कॉलेज वालों ने उसे वापस अंदर बुला लिया है, लेकिन सामने तो बहुत ही लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, चिर प्रतीक्षित खुशी, यानी बहुत लंबे समय से जिस खुशी की प्रतीक्षा की जा रही थी, वो खुशी सामने खड़ी थी। कौन सी थी वो खुशी? 15 अगस्त 1947, यानी कि देश के आजाद होने की खुशी। उस शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट, उस शताब्दी का सबसे बड़ा 15 अगस्त 1947 हमारे देश के आजादी का दिन। जब देश को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, और अगस्त के महीने में इनके लिए कॉलेज खुला था कि आ जाओ अंदर। अब इनका जो कॉलेज में घुसना बैन कर रखा था वो ऑर्डर्स वापस हो गए थे। तो 2 खुशियां थी, एक अपनी जीत की और एक भारत के जीत की। तो भारत की जीत की जो खुशी थी वो बड़ी थी, इसलिए इनकी अपनी खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई। तो इस तरह से ये था मनु भंडारी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर, एक कहानी यह भी, जिसमें मनु भंडारी ने अपने ही जीवन की के कुछ प्रसंगों को हमारे सामने रखा है, जो बहुत ही प्रेरणादायक भी हैं, सीखने, सोचने और समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये थी मनु भंडारी की एक कहानी यह भी।
जिसका मैंने सरल और संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा है। हालांकि स्क्रीन पर आप देखते रहे होंगे, पूरा पाठ यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चलाया है और उसके मैंने बहुत लाइन टू लाइन आपको अर्थ बताया है, लेकिन सरल शब्दों में आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो ये अंत तक आपको बहुत ही फायदा देगा और इससे आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.